चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो को कवर किया है। जो नहीं कवर किए हैं तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल का आधा थ्योरी फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया गया है, और जो शेष थ्योरी बचा हुआ है उसको इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वीडियो का सबसे फर्स्ट टॉपिक है प्रकृति का मानवीकरण यानी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये क्या होता है? तो प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं यानी प्रकृति में जितने सारे वस्तु हैं, जितने सारे संसाधन हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, कोयला है, खदान है, जो भी चीज़ उपस्थित है, सारे वस्तुओं को मानव अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते। सही बात है। किसी वस्तु को मानवीय रूप देने की जो क्रिया है या जो भाव है उसी को क्या बोलते हैं? मानवीकरण बोलते हैं। सीधी सीधी बात है। पेड़ से हम लोग कुर्सी बनाते हैं, पेड़ से हम लोग क्या करते हैं? तरह तरह के फर्नीचर बनाते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है? प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। इसी को क्या बोलेंगे? प्रकृति का मानवीकरण यानी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। देखिए, मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया है। मानव जो ह्यूमन जो है उनको फ्री फैक्टर यानी स्वतंत्र कारक बताया गया है। हर जगह पर उपस्थित सभी भावनाओं का, हर जगह पर उपस्थित सभी भावनाओं का मालिक मानव है। यानी जो ऑनर है, जो मालिक है, वो क्या है? वो कौन है? मानव है। सही बात है। प्रकृति में जितने सारे संसाधन हैं, कोयला है, खदान है, पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोल है, जितने सारे चीज़ हैं, वो सारे चीज़ का जो मालिक है वो कौन है? मानव है। यानी मानव छोटा प्राणी है, ठीक है, मानव जो है छोटा प्राणी है पर बुद्धिमान है, जिसके कारण पूरा संसार में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा ब्रह्मांड में इनका कंट्रोल रहता है। ठीक है। संस्कृति और तकनीकी ज्ञान प्रकृति का उपयोग में मानव को मदद करता है। संस्कृति और तकनीकी ज्ञान प्रकृति का उपयोग में क्या करता है? मानव को मदद करता है। संस्कृति को पढ़ते हैं और तकनीकी को पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, तो उससे हमको आइडिया मिलता है कि हाँ, मानव संसाधन मेरे पास है, तो इसको कैसे क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी और जो एक तरह से संस्कृति है, जो कल्चर है, इस चीज़ से हमको ये सीख मिलती है कि मानव संसाधन को यानी जो प्रकृति में संसाधन है उसको कैसे उपयोग किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिया जा रहा है कि पेट्रोलियम जो है वो क्या है? प्रकृति का संसाधन है। पेट्रोलियम क्या है? प्रकृति में पाया जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम लोग सीखते हैं कि हाँ, पेट्रोलियम का इस्तेमाल गाड़ी में चलाने के लिए करेंगे, गाड़ी को, इंजन को चलाने के लिए करेंगे। तो हम लोग टेक्नोलॉजी को पढ़े और प्रकृति से पेट्रोलियम को उठाए, उसको क्या करने लगे? उपयोग करने लगे। तो वही चीज़ ये लाइन बता रही है कि संस्कृति और तकनीकी ज्ञान द्वारा प्रकृति का उपयोग में मानव को मदद करता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये कह रहा है संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। संभववाद मानव भूगोल का एक संप्रदाय रूप के समान है। संभववाद जो है मानव भूगोल के एक संप्रदाय रूप के समान है, जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। ये क्या है? चिंतनशील प्राणी है। कि चिंतनशील प्राणी के रूप में प्रकृति पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है। सही बात है। यानी प्रकृति में जितने सारे विकल्प हैं, जितने सारे संसाधन हैं, वो विकल्प को, वो ऑप्शंस को चूज करने में मानव जो है वह क्या है? फ्री है, यानी एक तरह से स्वतंत्र है। इस पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है। और प्रकृति में एक तरह से मनुष्य जो है, मनुष्य एक क्या है? चिंतनशील प्राणी है। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चिंतनशील का मतलब ये हुआ कि चिंता करने वाला, सोच करने वाला, तर्क करने वाला, एक तरह से अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को समझने वाला, उसको क्या बोलेंगे? चिंतनशील प्राणी बोलेंगे। ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का विस्तार जितना अधिक होगा उतना ही मानव स्वतंत्र होकर विकल्पों को चुनेंगे। सही बात है। यानी प्रकृति में जितने सारे चीज़ हैं, जितने सारे संसाधन हैं, उसका विस्तार अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर संसाधन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसोर्सेज होंगे, तो आदमी जो है विकल्प को चुनने में यानी जो ऑप्शंस है उसको चुनने में कठिनाई नहीं होगी आदमी को। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी सहायता से यानी प्रौद्योगिकी के सहायता से, मदद से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम भरी अवरोधों पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हुए। ठीक है। यानी ये जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, इसी की मदद से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम यानी मानव जो है, यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ थोड़ा सा क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित यानी जो प्रकृति का तरफ से, नेचर का तरफ से जो भी जोखिम आती है, जो भी आंधी तूफान, ज्वालामुखी जो भी होता है, उसको एक तरह से अवरोध करता है, उसको रोकता है। किसके मदद से? उसको रोककर अपना अस्तित्व बनाए रखा है। ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी जैसे कि जापान है, जापान में क्या होता है कि वो भूकंप का शहर है, यानी भूकंप का देश कहा जाता है उसको। एक तरह से भूकंप आते रहते हैं वहाँ। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि जो मानव है ना, वो क्या करता है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का सहायता लेकर के ऐसे ऐसे घर बना दिए हैं कि
वहाँ क्या करते हैं कि वो जो भूकंप का जो जोखिम होता है, जो खतरा होता है, उसको अवरोध कर देते हैं, रोक देते हैं और अपना घर बना करके अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपना अस्तित्व बनाए रखने में वो लोग सक्षम हो गए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी का सहायता से यानी प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव प्रकृति द्वारा जो भी मतलब मानव को प्रकृति की तरफ से जो भी बला मिलती है, जो भी मुसीबत मिलती है, जो भी बाढ़, ज्वालामुखी, आंधी तूफान मिलता है, तो उसका सामना करते हैं, उसको अवरोध करते हैं, रोकते हैं और वो उसको रोक कर यानी अवरोधों पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में यानी उसको रोक कर अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में वो क्या है, सक्षम है, यानी कैपेबल है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया है, जैसे कि बाढ़ के हालात में मानव अपनी जीवन को भी अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, क्योंकि मानव प्रौद्योगिकी की मदद से ऊंचे ऊंचे घर का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी का मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जरा, नवनिश्चयवाद। ये क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है? अब देखिए, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सुना है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना दी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य यानी बीच अपना मार्ग दर्शाता है, अपना रास्ता दर्शाता है। उन्होंने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे किसी भी हाल में, नव निश्चयवाद के बारे में बार बार पूछा जाता है। और ये जो अवधारणा दी, ये जो संकल्पना दी, ये किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने दी। नव निश्चयवाद के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ बार बार पूछा जाता है, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान के साथ पढ़ेंगे। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप नोट बनाते हुए जाएंगे। आपके पास नोट है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास नोट है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका एक तरह से क्या करता हूँ, आप बहुत ब्रिलियंट है और करना भी चाहिए और इसी तरह से ब्रिलियंट रहना चाहिए और आपका एग्जाम जो होगा बहुत अच्छा जाएगा, आप अच्छा अंक से प्राप्त करेंगे, अच्छा अंक से एग्जाम को क्रैक करेंगे। नोट्स अगर दो टाइप के होंगे, अगर अलग अलग टाइप का दो नोट्स होंगे, ठीक है, यहाँ जो नोट इस वीडियो के अंतर्गत जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है इसको भी नोट करेंगे, आपके पास भी नोट होगा। अगर आपके पास नोट नहीं है तो प्लीज़ आपको लाजमी बनता है, आपको जरूरी बनता है कि ये नोट बनाएंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखेंगे तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि एक से यानी 24 से लगभग 48 घंटे के अंदर ही अंदर आप भूल जाएंगे, क्योंकि मानव के मस्तिष्क की प्रवृत्ति होती है कि पिछला चीज़ को वो भूलते हुए जाता है, इसलिए नोट बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जरा कि ये नवनिश्चयवाद को क्या नाम दिया? रुको और जाओ। ये जो नवनिश्चयवाद की जो अवधारणा संकल्पना थी ग्रिफिथ टेलर ने और ये रुको और जाओ, ये दोनों चीज़ आप याद रखना बहुत जरूरी है। नवनिश्चयवाद के अनुसार अर्थात नवनिश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी एक ऐसा विचारधारा है, नवनिश्चयवाद एक ऐसा मतलब संकल्पना है जिसमें यह बात कही गई है कि मानव जो है, जो मनुष्य है, उसको प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी प्रकृति के नियम जैसे कि क्या है, प्रकृति का नियम समझ आया होगा आपको, नहीं आया होगा, जस्ट एग्जाम्पल लीजिए, सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये प्रकृति का रूल है, रूल बना दिया प्रकृति ने, नेचर ने ये रूल बना दिया है कि सूरज को पूर्व में उगना पड़ेगा और पश्चिम में जाके डूबना पड़ेगा। तो ये प्रकृति का नियम है और मानव को इस प्रकृति के नियम का पालन करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे प्रकृति, नहीं अभी रात है, नहीं अभी रात को दिन है, नहीं, वो अपना आदमी अपना कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति ने ये नियम बना दिया है। अगर आदमी तो चाहे तो उसमें भी चेंजिंग ला सकता है, उसमें भी चेंजिंग लाने के लिए ताबड़ू है एकदम। वो लोग कहेंगे कि नहीं 1 घंटा पहले सूरज उगना चाहिए, नहीं 1 घंटा बाद में सूरज डूबना चाहिए, उसमें भी चेंजिंग लाएंगे। लेकिन नहीं, प्रकृति ने जो फिक्स कर दिया, जो नियम तो नियम उन्होंने फिक्स कर दिया कि इतना टाइम में सूरज उगेगा, सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में डूबेगा। तो ये प्रकृति का नियम को मानना पड़ता है मनुष्य को। तो यही बात कह रहा है कि नवनिश्चयवाद में जो है, नवनिश्चयवाद में इस विचारधारा के अनुसार मानव को, मनुष्य को प्रकृति के नियम का, रूल्स का, यानी नेचर जो रूल्स बना दिए उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको पालन करना पड़ता है। ग्रिफिथ टेलर भूगोलवेत्ता यानी ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता थे, ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, नवनिश्चयवाद दिया उन्होंने। तो ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, रुको और जाओ। और ये लाइन तो किसी भी हाल में आपको याद रखना है, ये लाइन आपको समझ में आए ना आए, लेकिन ये लाइन आपको याद रखना, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, ये किसी भी हाल में याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जरा कि समय के गलियारों से मानव भूगोल, समय के गलियारों से, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से समय बीतता गया, तो समय बीतने के साथ साथ मानव भूगोल में क्या क्या चेंजिंग आए, उसमें क्या क्या बदलाव आए। तो यानी समय के गलियारों से गुजरा हुआ मानव भूगोल की कहानी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो गलियारा का अर्थ होता है सीधा तथा लंबा, अर्थात गली या रास्ता, ठीक है। गलियारा का मतलब क्या होता है? सीधा तथा लंबा, अर्थात
गली या रास्ता, गलियारा को अंग्रेजी में कॉरिडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉरिडोर बोलते हैं। तो समय के साथ उपागमों यानी घटक पास आना, ठीक है, में बदलाव आया। समय के साथ उपागम में क्या हुआ? बदलाव आया, चेंजिंग आया, परिवर्तन आया। पहले समाजों के बीच एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित थी। पहले समाज में जो है, सोशल जो में है, एक दूसरे के बारे में लोग जो है काफ़ी कम जानते थे, ठीक है। लेकिन 15वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक प्रकार की खोज तथा अन्वेषणों का प्रयास किया गया, क्योंकि अन्वेषण से मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान की प्राप्ति होती थी। यानी जो अन्वेषण, जो खोज किया गया, उसी से ना मानव को प्रौद्योगिकी ज्ञान की प्राप्ति होती थी। टेक्नोलॉजी जो नॉलेज मिलता था वो जो वो कैसे मिलता था, मतलब एक तरह से खोज, यानी खोज विधि द्वारा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि धीरे धीरे देशों और लोगों के बारे में मिथक और रहस्य खुलने लगे। पहले जो थे, मतलब लोग जानते भी नहीं थे कि और भी देश है दुनिया में, तो धीरे धीरे उनके बारे में जानने लगे। सेक्रेट जो राज्य है उनको, मतलब राज खुलने लगे, राज खुलना शुरू हो गया। उपनिवेश युग ने अन्वेषणों, यानी उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की। उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए क्या की? गति प्रदान की, ताकि वे अनेक संसाधनों तक पहुंच सके तथा उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, आप समझ गए समय के गलियारा से मानव भूगोल कैसा गुजरा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव भूगोल की कल्याणप्रक अथवा मानवतावादी विचारधारा का लगाव मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और आवासन जैसे पक्षों से था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्ट। ये क्या होता है कि मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन अथवा विश्लेषण है। मानवतावाद क्या है? एक तरह से विश्लेषण है। यानी मानवतावाद मानव मूल्य, यानी मानव का क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है उसको, और उसका चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना, एक ध्यान केंद्रित करने का एक विश्लेषण है। ठीक है, विश्लेषण को कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिया जा रहा है, जैसे शिक्षा का एक ऐसा दृष्टिकोण होनी चाहिए, ऐसा नजरिया होना चाहिए, ऐसा साइट होनी चाहिए जिससे छात्रों का साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी के आधार पर अच्छा ज्ञान मिले। सही बात है, इसी को क्या बोलेंगे? मानवतावादी बोलेंगे। ठीक है, आमूलवादी, मानवतावादी हम पर लिए। अब देखिए आमूलवादी, ठीक है, अमूल लिटिजेंट, तो इसे क्या कहते हैं? इससे रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ये लाइन आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछे जाएंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसे क्या जाना जाता है? रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत निर्धनता का मतलब क्या होता है? गरीबी, यानी निर्धनता की वजह से बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स का सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यवहारवादी यानी बिहेवियरल। ये क्या होता है? इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के प्रारंभिक समय बोध पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका व्यवहारवादी। अब देखिए नोट, आपको नोट करना है कि मानवतावादी, आमूलवादी तथा व्यवहारवादी तीनों अलग अलग विचारधारा है। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी तीनों जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग विचारधारा है। तीनों के बारे में आपको पढ़ाया गया। यहाँ स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, 1 2 3, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको याद रखना है आपको डेफिनेशन के साथ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको बताया जा रहा है कि मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल आदि महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। देखिए मानव भूगोल, अब देखिए मैंने आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट में कि जितना आगे पढ़ेंगे उतना आपको ब्रांच मिलेगा, यानी जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे भूगोल में, जितना अंदर जाएंगे उतना छोटा छोटा ब्रांच मिलेगा, छोटा छोटा मतलब रूप मिलेगा। जैसे कि अब मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है, हम समझ सकते थे मानव भूगोल है ही, भूगोल का एक छोटा पार्ट है मानव भूगोल, लेकिन इसके अंदर भी मतलब क्या है? सब यूनिट है, सब इसके अंदर भी मतलब पार्ट है। यानी मानव भूगोल के भी क्षेत्र हैं, सामाजिक भूगोल, नगरीय, राजनीतिक, जनसंख्या, आवासीय, आर्थिक और ये सब क्या मतलब मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। ये सब चीज़ का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये कहा जा रहा है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र में निर्वाचन भूगोल, लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन, कृषि, उद्योग, पर्यटन स्थल, सैन्य क्षेत्र, सांस्कृतिक, सामाजिक कल्याण, चिकित्सा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब क्या प्रमुख भूगोल है। ठीक है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका मानव भूगोल के क्षेत्र हुआ, ये हुआ उप क्षेत्र। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आपका मानव भूगोल के उप क्षेत्र, ये हुआ क्षेत्र। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, क्षेत्र और उपक्षेत्र। वहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ऑब्जेक्टिव में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में वहाँ एमसीक्यू में गड़बड़ा जाते हैं। अब वहाँ पूछे जाते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र निम्न में से कौन है, वहाँ एक दो ठो दिया रहता है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र, मानव भूगोल के उपक्षेत्र में टिक करके आ जाते हैं, फिर तो वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपको अंतर समझ लेना है, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि समय अवधि और उसके उपागम, यानी उपागम का अर्थ होता है घटित होना या पहुँचना, तो समय अवधि यानी टाइम पीरियड, उपागम तो आरंभिक या फिर प्रारंभिक उपनिवेश युग यानी इरा। तो इस युग में अन्वेषण और विवरण पर बल दिया गया, यानी विवरण का मतलब हो जाएगा व्याख्या करना, स्पष्ट करना, यानी तरह तरह की चीज का अन्वेषण हुआ, तरह तरह के टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, अन्वेषण हुआ, खोज हुआ, और उसका एक तरह से विवरण किया जाने लगा, एक तरह से उसका विश्लेषण व्याख्या किया जाने लगा, उसको स्पष्ट किया जाने लगा, ठीक है, यानी आरंभिक यानी उपनिवेश युग में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर उपनिवेश युग क्या है, उत्तर उपनिवेश युग। तो इस युग में प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, अर्थात प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया उत्तर उपनिवेश युग में। 1950 के दशक 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक मुख्यतः 3 विचारधाराओं का उदय हुआ, मानवतावादी, आमदवादी और व्यवहारवादी। ये तीनों विचारधारा के बारे में आपको यहाँ जस्ट अभी इसी वीडियो में आपको बता दिया गया, ठीक है। 1990 का दशक यानी 1990 का दशक, तो इस दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ, यानी इस दशक में क्या हुआ कि इस दशक में ज्योग्राफी में उत्तर आधुनिकवाद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। उपागम, तो भूगोल के संदर्भ में उपागम का अर्थ वह तरीका है, वह दृष्टिकोण है, वह नजरिया है, वह कॉन्सेप्ट है, वह थ्योरी है जिसके आधार पर किसी खास समाज की विवेचना की जाती है, यानी किसी खास समाज के बारे में जाना जाता है, उसको मतलब उसके बारे में परखा जाता है कैसा समाज है नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, उपागम बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकवाद। ये क्या है, आधुनिकवाद का कहने का मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसके अंतर्गत सामान्यीकरण और मानवीय प्रत्येक का स्थानीय संदर्भ के समक्ष पर जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्यीकरण और मानवीय प्रत्येक का स्थानीय संदर्भ के समक्ष पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सेकंड वीडियो था मानव भूगोल का, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो पहला बुक है उसका पहला चैप्टर, मानव भूगोल का जो पहला चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो है। ये सेकंड वीडियो में आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। थ्योरी द एंड यानी नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर होगा। प्लीज लाइक कर देंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से आपको यहाँ तैयारी कराई जाती है इस चैनल के माध्यम से, तनु क्लासेस आर्टकॉम के माध्यम से। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं कि हम लोगों ने सेकंड वीडियो में क्या पढ़ा, आधुनिकवाद क्या होता है, ठीक है, 1990 के दशक क्या है, 1950 के दशक क्या है, उत्तर उपनिवेशवाद क्या है, क्योंकि रिविजन करना बहुत जरूरी है। आप पढ़ लिए पूरा वीडियो, फिर एक झलक देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। उसके बाद समय अवधि और उसके उपागम, मानव भूगोल के उपक्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र, ठीक है, व्यवहारवादी, आमूलवादी, मानवतावादी क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। समय के गलियारों से मानव भूगोल क्या क्या कैसे गुजरे हैं, नवनिश्चयवाद क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि संभववाद क्या है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रकृति का मानकीकरण, ठीक है। और सेकंड वीडियो यहाँ से हम लोगों का सेकंड वीडियो स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पर्यावरणीय निश्चयवाद, उसके बाद मानव का प्रकृतिकरण, उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक पर्यावरण के तत्व और मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग का सुविधाजनक व्यवस्था, मानव भूगोल की प्रकृति, भाव चित्रात्मक, मानव भूगोल के अनुसार यानी फ्रेडरिक डेर्जेल्ट के अनुसार उनके बारे में पढ़ा था। उनका जन्म कब हुआ था, 1844 में। उनकी बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी 1882 में छपी, उनकी रचना हुई। और भूगोल के मुख्यतः कितने प्रकार, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। भूगोल मानव भूगोल क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट बुक सेकंड बुक का मतलब हम लोगों ने चर्चा भी किया था। और हेकेटियस क्या है, फादर है किसके, ज्योग्राफी के। और जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का अर्थ करना, जियो प्लस ग्रेफो, ठीक है। भूगोल क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है, इसको हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने। तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो कंप्लीट, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि उनको भी फायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी, तैयारी कराई जाती है, और आप इसी तरह से बने रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।